बेटा आज का टॉपिक है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसकी डेफिनेशन वगैरह हमने कल कर ली थी। अब इसमें से एक इम्पोर्टेंट जो एग्जांपल है उसको हम समझते हैं। कल मैंने आपको ये बताया था व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट है, जब वो आपस में कंबाइन करते हैं तो उनसे कंपाउंड भी दो या दो से ज्यादा बनते हैं। ठीक है, तो जो वो कंपाउंड होते हैं उसमें एक एलिमेंट का मास रेशियो तो फिक्स होता है और जो दूसरे एलिमेंट का मास रेशियो है वो सिंपल होल नंबर रेशियो होता है। अब ये ज्यादा बेटर आप लोगों को समझ में आएगा जब बेटा हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चलेंगे। ठीक है, तो अब उसका हम एग्जाम्पल करते हैं। तो देखिए बेटा, मान लीजिए मैंने लिया कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो आप सबको पता है जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करते हैं तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा। अब इन दोनों में आप मास रेशियो निकालो कार्बन और ऑक्सीजन का। तो कार्बन का यहाँ एक ही एटम है, कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है 12। ऑक्सीजन का भी एक ही एटम है, O का एटॉमिक मास क्या है 60। अब अगर मैं CO2 की बात करूं तो कार्बन का एटॉमिक मास 12, बट यहाँ पे दोनों O का मास मिला के कितना हुआ 32 हुआ। तो मैंने पहले तो ये कहा दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करके एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, तो यहाँ कंपाउंड बन रहा है एक से ज्यादा, यहाँ CO भी बन रहा है और CO2 भी बन रहा है। ठीक है, अब आप ये देखिए, फिर मैंने कहा एक एलिमेंट का मास तो फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो कार्बन का मास तो यहाँ भी 12 है और कार्बन का मास तो यहाँ भी 12 है। तो एक एलिमेंट का मास तो कांस्टेंट हो गया, बचा आपका दूसरा एलिमेंट का मास। तो दूसरा एलिमेंट यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन का मास है 16 और यहाँ पे है 32। ये सिंपल रेशियो आ गया 1:2। सिंपल रेशियो क्या आ गया 1:2। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आपको मैंने नोट्स कल इस टॉपिक के दे दिए हैं बेटा। इस लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो ये टॉपिक हमारा कल हो गया था। ठीक है, अब ऐसे ही मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेती हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कंपाउंड बनाए सल्फर और ऑक्सीजन के, कंपाउंड ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन। तो जब हम कंपाउंड फॉर्मेशन करेंगे सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में तो उससे एक तो आपका बनता है SO2 और एक आपका बनता है SO3, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO2 एंड SO3। अब आप इन दोनों में सल्फर का एटॉमिक मास देखो तो आपको पता है सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। तो एटॉमिक मास कितना होगा सल्फर का 32 होगा। एक O का एटॉमिक मास 16 होता है, दो O का 32 ही हो गया। अब SO3 में आ जाओ, S का मास तो 32 और तीन ऑक्सीजन का मास 16 3 जा 48 हो जाएगा। तो अब आप बेटा यहाँ पे देख सकते हो दोनों में सल्फर का मास तो कांस्टेंट है, 32 यहाँ है 32 ही यहाँ है, कोई दिक्कत नहीं है। बचा आपका ऑक्सीजन का मास, ऑक्सीजन का मास यहाँ तो है 32 और यहाँ पे है 48। तो 32 रेशो 48 कितना आ गया सिंपल फॉर्म में, ये 16 2 जा 32, 16 3 जा 48। तो इसका सिंपल रेशियो क्या आ गया 2:3, 2:3। तो बेटा मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। परमजीत का क्या करे बेटा, ये इसको बोलो ना प्लीज ये अपनी फीस डिपॉजिट करे बेटा, ये बार बार आता है मुझे रिमूव करना पड़ता है इसको। तो बेटा ये दो एग्जांपल आपको समझ में आ गए। ये आपके एग्जांपल है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के। अब इसके बाद बेटा हम थर्ड एग्जांपल करेंगे।
कंपाउंड बनाएंगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो आप ये देखिए बेटा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से कौन कौन से कंपाउंड बनते हैं। तो सबसे पहला N2O, N2O बनता है। N2O लाफिंग गैस को बोलते हैं। लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या होता है? N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5। ठीक है, तो ये सब बेटा आपके ऑक्साइड है नाइट्रोजन के। All of these are oxide of nitrogen। तो अब देखिए बेटा, इन सब में हम एक एलिमेंट का मास रेशियो फिक्स करके देखें और दूसरे का कंपेयर करें तो क्या होगा। बेटा कल भी 27 बच्चे हो गए थे, कोई बच्चा लीव करके नहीं जाएगा, पूरी क्लास में पढ़ोगे एज इट इज। अब देखो यहाँ n के 2 एटम है, यहाँ भी N2 है, यहाँ भी N2 है, यहाँ भी N2 है, तो n आप यहाँ भी 2 करो। अदरवाइज फिर मैं आज करूंगी फोन, मैंने कल तो नहीं किया, चलो बच्चे है, कोई चले गए तो कोई बात नहीं, लेकिन आज कोई नहीं जाएगा। यहाँ भी आपको n के 2 एटम करने पड़ेंगे। अब आप देखिए सभी में n का मास को फिक्स हो गया, n यहाँ भी 2 है, तो 2n का मास कितना होगा भाई? 28। n यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 28 हो गया, n यहाँ भी 2 है 28, n यहाँ भी 2 है 28, n यहाँ भी 2 है 28। तो इन सभी में किसका मास कांस्टेंट हो गया? नाइट्रोजन का। तो अब हम यहाँ बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की। यहाँ पे एक ही O है, एक O का मास क्या होता है? 16। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन का मास क्या हो गया? 32। फिर नेक्स्ट में आपकी 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन का मास क्या हो गया? 48। 4 ऑक्सीजन का 64 और 5 ऑक्सीजन का 80। अब आप देखिए 16 पंजा 16, 16 टू जा 32, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64 और 65 जा 82। आपका सिंपल रेशियो आया 1:2:3:4:5। बेटा समझ में, हमेशा एक एलिमेंट का मास तो रहेगा कांस्टेंट, और जो दूसरा एलिमेंट का मास रेशियो होगा वो सिंपल फॉर्म में होगा, सिंपल रेशियो होगा। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो ये आप लोग कर ले बेटा, आपको समझ में आ गया होगा। यस मैम। ठीक है, तो अब इसके बाद हम आगे करते हैं। अब है लिमिटेशन इसकी, कि क्या क्या लिमिटेशन है इस लॉ की। बेटा पहली लिमिटेशन देखो, फर्स्ट लिमिटेशन, it fails in case of catenation। बेटा कैटिनेशन के केस में जो ये ला है ये फेल हो जाता है। कैटिनेशन आपको ध्यान होगा, व्हाट इज कैटिनेशन? सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम। सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम क्या होता है? कैटिनेशन होता है। ये हमने कब किया था? चैप्टर 4 में किया था, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। जो कार्बन है इसकी बहुत ही हाई टेंडेंसी होती है टू शो कैटिनेशन। ठीक है, तो अब बेटा आप देखिए, मान लो मैंने कार्बन के अलग अलग कंपाउंड लिए, जैसे कि कार्बन एटम है कंबाइन करता है हाइड्रोजन एटम के साथ, तो कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, कार्बन कार्बन डबल से भी जुड़ता है और ट्रिपल से भी जुड़ता है। मान लीजिए मेरे पास कार्बन तो 2 है, लेकिन एक मैंने बनाया C2H6, एक बनाया C2H4, एक बनाया C2H2। आपको इन तीनों के नाम तो पता ही होंगे। ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला है इथेन, ये एल्कीन का जनरल फॉर्मूला है इथीन, और ये एल्काइन का जनरल फॉर्मूला है इथाइन।
ठीक है, तो ये बेटा आपके 3 अलग अलग कंपाउंड हो गए, इथेन, इथीन एंड इथाइन। इथेन, इथीन एंड इथाइन। अब आप बेटा ये देखो, आपको ध्यान है ना जनरल फॉर्मूला, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2। एल्कीन का क्या था, CnH2n। और एल्काइन का क्या था, CnH2n-2। अब आप इन तीनों में कार्बन का मास रेशियो देखो, कार्बन तो यहाँ पे 2 है, तो 24 हो गया 2 कार्बन का, यहाँ भी 24 है और यहाँ भी 24 है। एक बार H का आप देखो, H यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, वहां पे 2 है, तो सिंपल मोलर रेशियो क्या हो गया, 3:2:1। यहाँ H का सिंपल मोलर रेशियो क्या हो गया, 3:2:1 हो गया। ठीक है, तो चलो यहाँ तो ये लॉ फॉलो हो रहा है, यहाँ तो ये लॉ फॉलो हो रहा है, बट अगर मैं कंपाउंड चेंज कर लेती, मैंने C2 ही लिया है सभी में, मान लो मैं कार्बन एटम अलग अलग ले लूं, तो फिर ये फॉलो नहीं होगा। यहाँ तो ये फॉलो कर रहा है, लेकिन सिर्फ ये इसी केस में फॉलो कर रहा है। मान लीजिए मैंने ये 2 एग्जांपल लिए, C4H10, C5H12, तो इन दोनों में बेटा क्या है, अगर आप मास रेशियो निकालोगे, 4 कार्बन है 48, यहाँ 5 कार्बन है 60, तो कार्बन का मास रेशियो है। और H का आप देखोगे तो यहाँ 10 है और यहाँ 12 है, ये तो 5:6 है, और ये आपका क्या होगा, 4:5। इसमें तो किसी भी एलिमेंट का मास रेशियो कांस्टेंट नहीं हुआ, हमेशा एक एलिमेंट का मास रेशियो कांस्टेंट होता है, बट इसमें तो ना तो कार्बन का ही कांस्टेंट आ रहा है, ना इसमें हाइड्रोजन का ही कांस्टेंट आ रहा है। तो ये इस लॉ की कमी है, कई जगह पे कुछ एक कंपाउंड में जो ये आपका लॉ है, ये थ्योरी है, वो फेल हो जाती है। ठीक है बेटा, ऐसी आपकी थ्योरी कौन सी है, ये C4H10 और C5H12 वाली है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों में से किसी भी एलिमेंट का मास कांस्टेंट नहीं होता है। ओके, चलिए आगे देखिए। इसके बाद अब एक और लिमिटेशन है, जो नॉन स्टिकोमेट्री कंपाउंड होते हैं, नॉन स्टिकोमेट्री कंपाउंड्स, वो भी इस लॉ को फॉलो नहीं करते, डू नॉट फॉलो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बेटा नॉन स्टिकोमेट्री कंपाउंड भी इस लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, नॉन स्टिकोमेट्री कंपाउंड डू नॉट फॉलो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब ये नॉन स्टिकोमेट्री कंपाउंड का मतलब क्या है, जैसे बेटा मान लो मैंने ये ले लिया Ni 0.98O1, अगर तुम्हें ऐसे कंपाउंड दिख जाए तो उनको हम बोलते हैं नॉन स्टिकोमेट्री कंपाउंड। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो ये निकल आपका एलिमेंट है ना, ये एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट नहीं है बेटा, यहाँ पर निकल जो है ना 96% तो होता है +2 की स्टेट में, और बेटा 4% होता है +3 की स्टेट में। मतलब यहाँ पर जो निकल है उसका एक ही चार्ज नहीं होता, निकल यहाँ 2 चार्ज शो करता है, +2 का भी और +3 का भी। तो एक ही कंपाउंड है और उसका एक एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे, तो उसको हम बोलते हैं नॉन स्टिकोमेट्रिक कंपाउंड। तो जो आपका नॉन स्टिकोमेट्रिक कंपाउंड है ना, ये भी इस लॉ को फॉलो नहीं करता। ओके, तो ये आपका टॉपिक पूरा हुआ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का। अब इसका न्यूमेरिकल है एक, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने कई बार बेटा वो क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में देखा भी है, बहुत बार ये क्वेश्चन आपका टेस्ट सीरीज में आता भी है। तो मैं आपको एक तरीका सिखा देती हूँ उस न्यूमेरिकल का, फिर आप लोग कर लेंगे उसको। देखिए न्यूमेरिकल, 2 ऑक्साइड्स
of a metal, two oxides of a metal combine with oxygen. Two oxides of a metal combine with it oxygen. ऑक्सीजन की कितने परसेंट है? 27.6% एंड 30%. दो अलग अलग ऑक्साइड है, मेटल की ऑक्साइड है, उनमें ऑक्सीजन की परसेंटेज एक में तो है 27.6, एक में है आपका 30%. फिर ये कह रहा है इफ फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट ऑक्साइड, if a formula of first oxide is M3O4, each M3O4, find that of second oxide. आपको बेटा दो अलग अलग यहाँ पे मेटल के ऑक्साइड दे रखे हैं और आपको उन दोनों मेटल ऑक्साइड में परसेंटेज गिवन दी गई है ऑक्सीजन की. एक मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला आपको दिया गया है M3O4, तो दूसरे ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? दूसरे ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? बेटा अगर आप चाहें तो सीधा याद कर सकते हो, एक का M3O4 है ना, तो दूसरे का M2O3 होगा. जैसे आयरन है बेटा, यू ट्रिक लगा लेना, Fe3O4 भी बनता है और Fe2O3 भी बनता है. तो आपको तो सिर्फ टिक ही तो करना है, तो आंसर तो टिक आपने कर दिया, M2O3 आएगा. लेकिन एक बार आप इसको सीख लो ये कैसे आएगा. देखिए बेटा सॉल्यूशन इसका, यहाँ पे दो ऑक्साइड है, मान लिया ये मेरा फर्स्ट ऑक्साइड है, ये मेरा सेकंड ऑक्साइड. आपको इन दोनों में परसेंटेज गिवन दी गई है मेटल की और ऑक्सीजन की. पहले में ऑक्सीजन कितना है 27.6, दूसरे में कितना ऑक्सीजन है 30%. तो यहाँ मेटल कितना बच गया 100 माइनस 30, 70%. और यहाँ पर मेटल कितनी आएगी बोलो, 100 माइनस 27.6, 100 माइनस 27.6, तो ये 72.4 आ गया. कितना आ गया 72.4 आ गया. ठीक है. अब आप ये बताओ M3O4 का मतलब क्या है? M3O4 का मतलब है 3 एटम तो है M के और 4 एटम है O के. यही मीनिंग है M3O4 का, यही मीनिंग है. अब आप ये देखिए बेटा, पहले केस में मेटल कितनी है 72.4, 72.4 पार्ट है मेटल का. उसमें कितने एटम है मेटल के? 3 एटम है. तो एक पार्ट में कितना होगा 3/72.4, और आपको 70 पार्ट में निकालना है. तो 70 पार्ट में कितना हो जाएगा, इनटू में आपने कर दिया 70, इनटू में कितना कर दिया 70, तो ये आपका आ गया 2.9. कितना आ गया ये 2.9 आ गया. ठीक है. ये 2.9 एटम किसके आगे मेटल के, ये 2.9 एटम किसके आए बेटा मेटल के आए. इतना आपको समझ में आ गया होगा. अब सेकंड केस हम करते हैं. सेकंड केस हम किसके लिए कर ले, ऑक्सीजन के लिए. 27.6 पार्ट ऑक्सीजन है, 27.6 पार्ट क्या है ऑक्सीजन, किसके इक्वल है 4 एटम के. पहला M3O4 है ना, तो 27.6% ऑक्सीजन में 4 एटम है, तो एक पार्ट में कितने होंगे 4/27.6, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है 30% है, तो 30 पार्ट में कितना होगा, तो इनटू में तुमने क्या कर दिया 30 कर दिया. इसको आप सोल्व कर लेना, तो ये आपका आएगा 4.3 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, 4.3 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन. अब यहाँ आप मेटल और ऑक्सीजन का मास रेशियो निकाल दो. मेटल तो आया 2.9, ऑक्सीजन आया 4.35, 4.35. इनका सिंपल मोलर रेशियो आ गया 1:1.5.
1:1.5। अब इनकी मल्टीप्लाई में किससे कर दूं? 2 से कर दूं, तो ये तो बन जाएगा 2 और ये क्या बन जाएगा 3। हमें किस में कन्वर्ट करना है इसको? सिंपल मोलर रेशियो में ना, तो ये 2:3 हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने पर। तो फॉर्मूला क्या बन गया? M2 हो गया और O3 हो गया। फॉर्मूला आपका बन गया M2O3। बेटा आप लोगों को कैलकुलेशन तो करके दिखानी नहीं है, तरीका मैंने बता दिया है। अगर आपको समझ में आता है तो तरीका आप कर लें बेटा, अदरवाइज फिर आप सिंपली कर देना इसको। ठीक है, तो ये आपका एक ही न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में, वो मैंने आपको करवा दिया है। कर लोगे न्यूमेरिकल? बताओ बेटा। यस मैम। ठीक है बेटा, तो इसके बाद अब एक लॉ हमारा और बच रहा है, फिर हमारा ये टॉपिक पूरा हो जाएगा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का। फोर्थ लॉ है हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बेटा ये ला दिया था रिचर्स ने in 1892, sorry 1792. This law was given by Richards in 1792. ठीक है, अब बेटा इसका मतलब क्या है देखिए, according to this law the ratio of masses of two elements A and B, ratio of masses of two elements A and B which combine separately with fixed mass of third element C, with fixed mass of third element of C is either the same or simple multiple of ratio of masses, simple multiple of ratio of masses in which A and B। बेटा आपको कोई डेफिनेशन याद नहीं करनी, सिर्फ पढ़ना है, क्योंकि आपके पेपर में लिखना थोड़ी ना आपको इनको, जस्ट आपको पढ़ना है। कभी रटने बैठ जाओ इनको, नो आपका कोई मतलब नहीं है, बस एक बार पढ़ लिया दैट्स ऑल, ताकि आपको हल्का सा न्यूमेरिक क्वेश्चन में ध्यान रहे कि ये स्टेटमेंट किसकी है। आपको लाइन नहीं करना ये कुछ भी, ये बात जरूर आप ध्यान रखना। वैसे भी ये 9th क्लास का सिलेबस है, अभी तो आपको थोड़ा सा फोकस सीबीएसई भी करना है। तो ये आएगा रेशियो ऑफ मास ऑफ टू एलिमेंट्स ए एंड बी विच कंबाइन सेपरेटली विद द फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट सी। वो या तो सेम होगा बेटा, ठीक है, या आपका सिंपल मल्टीपल होगा ऑफ रेशियो ऑफ मास इन ए एंड बी जो कंबाइन कर रहे हैं डायरेक्टली विद ईच अदर। ठीक है, अब इसको मैं समझाऊंगी आपको कल, इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, वो सब हम कल डिस्कस करेंगे।